तो आईपीएल का स्टार्ट हुआ था 2008 में और इसका स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही दुनिया में क्रिकेट का नक्शा ही बदल जाता है। इवन 18 साल बाद भी ये टूर्नामेंट इतना मैसिव सक्सेस गेन किया कि बड़े से बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट का पार्ट होना चाहता है। How much do they pay? Well, it's fascinating in that I think the lowest might be 20,000 for a couple of months, and then all the way up to 3-4 million. I just loved it. It was so much fun. The crowd was incredible. The people were incredible. It's a great place. Can't compare it. IPL players getting paid enough. If you compare it to other sports around the world, the IPL players are highly underpaid. I don't think it's a good idea कि IPL के साथ किसी भी लीग को आप क्लैश करवा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट इतना मैसिव सक्सेस गेन करने का रीजन क्या है और इतने बड़े टूर्नामेंट स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या ये क्रिकेट लीग अभी भी एक असली क्रिकेट है या उसके पीछे का राज कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं आईपीएल का डार्क रियलिटी इस वीडियो में। 1995 में ललित मोदी यूएस में चलने वाले एनबीएल और एनएफएल को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं और इसके बाद वो इंडिया आके एनबीएल और एनएफएल जैसे लीग इंडिया में स्टार्ट करना चाहता था, वो भी क्रिकेट की दुनिया में। और इसके लिए वो बीसीसीआई को एक 50 ओवर टूर्नामेंट का आइडिया भी सजेस्ट करता है और वो इस लीग का नाम रखते हैं इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड। लेकिन ललित मोदी बीसीसीआई का मेंबर नहीं होने से बीसीसीआई इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मोदी यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो किसी न किसी तरीके से बीसीसीआई का मेंबर बनना चाहता था और इसके लिए वो 1999 में स्टेट लेवल क्रिकेट बोर्ड हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर कोई भी इंसान स्टेट लेवल क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बन जाता है तो वो अल्टीमेटली बीसीसीआई का भी मेंबर बन जाता है। लेकिन वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सका क्योंकि उनको फोर्स किया गया था। इसी बीच 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनते हैं और मोदी राजे को उनकी एक स्कूल फ्रेंड की मदद से जानते थे। धीरे धीरे मोदी राजे का क्लोज होने लगा। हिमाचल में मोदी फेल होने के बाद अब उनका नजर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर था, जो पिछले 30 सालों से रुंगटा फैमिली बिजनेस ने कंट्रोल करते आए हैं। लेकिन राजे सीएम बनते ही मोदी को एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई और वो अपना नाम आरसीए में रजिस्टर्ड कर लेते हैं और मोदी राजे को यूज करके राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट पास करवा लेते हैं और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में किशोर रुंगटा को सिर्फ एक वोट से हरा के वो खुद आरसीए का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो आरसीए का प्रेसिडेंट बनते ही अल्टीमेटली बीसीसीआई का भी एक मेंबर बन जाते हैं और वहाँ भी वो अपना डार्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोदी जगमोहन डालमिया के खिलाफ नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार को हेल्प करते हैं और कोइंसिडेंटली शरद पवार जगमोहन डालमिया को हरा के बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इसके तुरंत बाद मोदी को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट बनते ही वो बीसीसीआई के कमर्शियल साइट्स पे हैवीली इन्वॉल्व हो जाते हैं और 2005 से लेके 2008 तक सिर्फ 3 सालों में वो बीसीसीआई का टोटल रेवेन्यू 7 टाइम्स इंक्रीज करवा देते हैं और 1 बिलियन का मार्क टच करवा देते हैं। अप्रैल 2007 में एसएल ग्रुप कंपनी ने इंडिविजुअली एक क्रिकेट लीग लॉन्च करता है जिसका नाम रखा गया आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग। ये लीग लॉन्च करते ही बीसीसीआई को एक बड़ा झटका लग जाता है और बीसीसीआई वार्निंग देता है कि जो भी प्लेयर आईसीएल में ज्वाइन करेगा उसे लाइफ टाइम के लिए बैन करा दिया जाएगा और साथ में बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट का प्राइज मनी भी इंक्रीज करते हैं ताकि प्लेयर्स आईसीएल में ज्वाइन ना करे। आईसीएल के लॉन्च होने के करीब 5 महीने बाद बीसीसीआई एक ऐसा लीग लॉन्च करते हैं जो पूरी दुनिया में क्रिकेट का डायरेक्शन ही चेंज करने वाला था। जी हाँ, उसका नाम रखा गया आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। I think T20 has gone further than we thought. कोई कंपैरिजन नहीं करता, दूर दूर तक नहीं है। आईपीएल बहुत आगे है। The Indian Premier League, $8.4 billion. Some of the numbers
these players are getting for an 8-week tournament. It is out of control. और क्रिकेट तो देश में धर्म के समान है और आईपीएल उसका त्योहार है। आईपीएल के पहले 10 साल के राइट्स 5,400 करोड़ में बिका था और अगले 5 साल के लिए स्टार इंडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदते हैं और इसका प्राइस था 16,347 करोड़। और 2022 में बीसीसीआई एक ई ऑक्शन करते हैं अगले 5 साल के लिए और इस ऑक्शन में पहली बार टीवी एंड डिजिटल राइट्स अलग अलग बिका था। और गेस करो ये राइट्स कितने का बिका होगा? 48,390 करोड़। इस डील ने रातों रात आईपीएल को दुनिया का सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट लीग बना दिया। ये पैसा तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का है, लेकिन इसके अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप, स्टेडियम टिकट्स, मर्चेंडाइज से मोटी रकम का पैसा अर्न किया जाता है। अगर स्पॉन्सरशिप का बात करा जाए तो वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला सेंट्रल स्पॉन्सरशिप जो बीसीसीआई और टीम्स में बांटे जाते हैं। जैसे टाटा ने 2024 से लेके 2028 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था 2,500 करोड़ में। बीसीसीआई के फॉर्मूला के हिसाब से 50% बीसीसीआई के पास रहेगा, 45% टीम्स में बांटे जाएंगे और 5% प्राइज मनी के लिए रखा जाएगा। आपके फेवरेट टीम्स जर्सी पर जो लोगोस दिखते हैं वो सारे टीम स्पॉन्सरशिप होते हैं और ये सारे स्पॉन्सरशिप के अर्निंग्स टीम्स अपनी पर्स में रखते हैं। आईपीएल स्टार्ट होने के पहले सीजन में ही 661 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो बीसीसीआई और टीम्स में बांटे जाने के बाद सिर्फ 14 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट मुनाफा हुआ था। लेकिन 2023 आते आते ये नंबर इतना मैसिव बन जाते हैं कि आप अगर सुनोगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। और इस साल टोटल 11,769 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और सारे खर्च करने के बाद भी बीसीसीआई के पास 5,120 करोड़ का रेवेन्यू बचा था। अब तुम इमेजिन करो कि जहां 2008 में सिर्फ 14 करोड़ का मुनाफा हुआ था, वही 2023 आते आते ये नंबर 5,000 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लिया और देखते ही देखते ये टूर्नामेंट एक $1 बिलियन टूर्नामेंट बन गया। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ 3 प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया था, जिनमें एस श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान जैसे फेमस क्रिकेटर भी शामिल थे और ये तीनों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। मुंबई पुलिस ने बिंदु दारा सिंह, प्रियंश सेपोनी जिनको अंडरवर्ल्ड में डायमंड डीलर नाम से जाना जाता है, और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मेयप्पन को स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ अरेस्ट किया गया था। श्रीशांत को उनके घर से अरेस्ट किया गया था और वही चंडीला और अंकित को उनकी टीम्स होटल से अरेस्ट किया गया। ये तीनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के थे और राजस्थान रॉयल्स ने ये तीनों खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया था। श्रीशांत, चंडीला एंड चौहान के साथ साथ और भी 23 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें बुकीज भी शामिल थे। और ये सब अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के अंडर काम कर रहे थे। सुनील भाटिया एक बुकी जिनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनके ऊपर आरोप ये था कि वो आईपीएल के साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बड़े तादाद पे फिक्सिंग चलाते थे। बिंदु धारा सिंह को भी अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था, लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना होने के कारण उनको बाद में रिलीज कर दिया गया। बिंदु दारा सिंह के कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक करने के बाद पता चला कि उनकी बात चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मेयप्पन से हो रही है और फिर मुंबई पुलिस ने मेयप्पन के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा के एक लीगल नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके अरेस्ट के बाद सीएसके फ्रेंचाइजी इमीडिएटली डिसोन्ड हो जाते हैं। आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली की यमुना विहार, जो एक डस्टी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां से 2 बुकीज को पकड़ा और बुकीज ने कहा कि वो दुबई और कराची जैसे बड़े शहर से ऑपरेट हो रहे हैं। बुकीज ने ये भी कहा कि आईपीएल में डाले जाने वाले हर एक बॉल पहले से फिक्स्ड है
जब उनको पूछा गया कि उनकी फेवरेट टीम्स कौन सी है तो बुकीज कहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स। इंटरेस्टिंगली दिल्ली पुलिस ने जिन 3 प्लेयर्स को पकड़ा था वो सारे राजस्थान रॉयल्स के ही प्लेयर थे। चाहे लोगों को आईसीसी इवेंट का खबर हो या ना हो, लेकिन आईपीएल के सीजन आते ही लोग इसे रिलीजन की तरह मानने लगते हैं। लेकिन इस आईपीएल के बैकएंड में चलने वाले गैम्बलिंग के बारे में शायद ही कोई जानते होंगे। आज ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा बन चुका है कि अगर आप सुनोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आईपीएल में फैंटेसी स्पोर्ट्स का एडिक्शन यूथ को बर्बाद कर रहा है। बैटिंग एप्स, इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइजमेंट यूथ को सट्टा लगाने में मोटिवेट कर रहा है। रिसर्च के हिसाब से इन फैंटेसी ऐप में करीब 40% से ज्यादा यूजर्स 25 साल के नीचे का है और उनमें से ज्यादातर लोग इन फैंटेसी ऐप को सिर्फ कैजुअली ट्राई करने के लिए इंस्टॉल किया था, लेकिन ये अब उनके हैबिट्स बन चुके हैं। इजी मनी अर्न करने के लिए वो आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, पर इसके रिजल्ट क्या होते हैं? वो बोरो, डेप्थ, इवन लून के ट्रैप में फंस जाते हैं और डेप्थ ज्यादा होने से वो मेंटली प्रेशराइज होके सुसाइड जैसी खतरनाक रास्ता चुन लेते हैं। रियल मनी बैटिंग से इलीगल बैटिंग और मैच फिक्सिंग स्कैंडल चलते हैं। अनऑफिशियल बुकीज और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स आईपीएल के सीजन में तेजी से फैलते हैं और डिजिटल चैनल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये ना गेम की स्पिरिट को नष्ट करते हैं बल्कि मैचेस की इंटीग्रिटी भी रिस्क में डालते हैं। आईपीएल के बैकएंड में चलने वाले गंदी हरकतों की वजह से पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। लोग गैम्बलिंग ऐप सिर्फ एक टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और धीरे धीरे वो ऐप डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है। सट्टे लगाते लगाते एक दिन उनका जमा हुआ पैसा भी खत्म हो जाता है और फिर लोन, डेप्थ जैसी गंदी ट्रैप में फंस जाते हैं और डेप्थ ना चुका पाने से वो प्रेशराइज होके सुसाइड का भी रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है? हमारे आइडल प्लेयर जो कुछ पैसों के लिए गैम्बलिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अरे आज में तुम लोग भी डुप्लीकेट यूज करते हो? हाइट, बॉडी, अकल, शक्ल छोड़ के सब कुछ खेलते हो। मजा आएगा जब सब खेले ड्रीम 11। और उनसे इंस्पिरेशन लेने के बाद यूथ को भी लगता है हमारा आइडल प्लेयर तो गलत नहीं हो सकता, तो इसके लिए वो भी गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं और नतीजा सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो इन सब से बचने के लिए लोग क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पहले मैं आईपीएल के सीजन में पूरी तरह एक्टिव रहता था और हर मैच का एक्टिविटी मेरे पास होती थी। मतलब एक वर्ड में अगर बोला जाए तो आईपीएल मेरा एडिक्शन बन चुका था। लेकिन जब मुझे आईपीएल के बैकएंड में चलने वाले वर्ल्ड बिगेस्ट गैम्बलिंग के बारे में पता चला, तब मैं आईपीएल से धीरे धीरे दूर हटने लगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हटता तो कभी ना कभी मैं भी इन फैंटेसी ऐप के अराउंड ही घूमता रहता और मेरे लाइफ में भी लोन, डेप्थ जैसी खतरनाक ट्रैप होती। अब आपको क्या करना है आप ही डिसाइड करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आईपीएल मत देखो, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो भी करो बस गैम्बलिंग के आसपास भी मत जाना, वरना ये आपके लाइफ भी खत्म कर सकता है। तो एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो प्रोड्यूस करना एक सोलो क्रिएटर के लिए बहुत मुश्किल काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी बेटर होने वाले हैं। और एक बात कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए।